नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़े देश के पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। एक नए एपिसोड के साथ मैं राकेश चंदानिया एक बार फिर से हाजिर हूं। आज जानेंगे बायोमेडिकल वेस्ट का उपचार करने वाली एक विधि के बारे में और साथ ही समझेंगे ग्राउंड वाटर के दोहन से कैसे प्रभावित हो रहा है धरती का संतुलन। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रोगजनक कचरे के उचित प्रबंधन के लिए आईआईटी गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने किया शोध। प्राकृतिक मिट्टी से ही किया जा सकेगा उपचार। लगातार भूजल दोहन से बिगड़ रहा है धरती का संतुलन। अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं की टीम ने अध्ययन द्वारा लगाया पता। साइंस एक्सप्रेस में जानेंगे देश और दुनिया में विज्ञान जगत से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण गतिविधियों के बारे में। और ज्ञान विज्ञान का स्पेशल सेगमेंट हिस्ट्री ऑफ साइंस, जानेंगे महत्वपूर्ण दिनों और वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में। और अब खबरें विस्तार से। हाल ही में कोविड महामारी के दौरान आइसोलेशन सेंटर्स और घरों से भारी मात्रा में बायोमेडिकल वेस्ट उत्पन्न हुआ। इस वेस्ट यानी कचरे का सामान्य ठोस कचरे की तरह से ही निपटारा किया गया, जो मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरा पैदा कर सकता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने बायोमेडिकल वेस्ट के प्रबंधन और उचित समाधान की खोज की है। विस्तार से जानने के लिए देखिए ज्ञान विज्ञान की ये रिपोर्ट। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 महामारी के बाद उत्पन्न हुए रोगजनक कचरे के प्रबंधन के लिए समाधान खोजा है। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के डॉक्टर टीवी भारत और उनके सहयोगियों ने बेंटोनाइट और काओलिन मिट्टी में वायरस की मौजूदगी का अध्ययन किया। विभिन्न मापदंडों का अध्ययन करने पर उन्होंने पाया कि पाउडर के रूप में बेंटोनाइट और काओलिन दोनों ही वायरस कंटामिनेशन को पर्यावरण में प्रवेश करने से रोक सकते हैं। During the pandemic, the COVID waste is treated similar to the municipal solid waste and which is disposed of in the landfills. The question is whether COVID waste can be retained within the landfills in such scenario where the granulated bentonite is ineffective to seal itself. The granulated bentonite actually might allow the COVID waste to enter into the environment, which can be a very risky factor, which can be risk to the human health. So our research shows that the bentonite in the form of powder and also the kaolin, which contains the kaolinate mineral, these are the natural clays exist in the nature, can bind the virus strongly and adhere and make the virus ineffective or make the virus inactive. मिट्टी में वायरस के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए शोधकर्ताओं ने कोरोना वायरस के विकल्प के रूप में एक सुरक्षित वायरस न्यूकैसल डिजीज वायरस NDV का उपयोग किया। उन्होंने प्रयोग किए जिसमें उन्होंने वायरस की अलग अलग मात्रा को बेंटोनाइट और काओलिन मिट्टी के साथ मिलाया, जो उन्हें अलग अलग समय में इंटरैक्ट करने की अनुमति देता है। परिणामों में ये सामने आया कि वायरस की एकाग्रता को कम करने के लिए दोनों प्रकार की मिट्टी अत्यधिक प्रभावी थी। शोध के निष्कर्षों में ये पाया गया कि काओलिन मिट्टी की तुलना में बेंटोनाइट में वायरस जल्दी नष्ट हुए। Here we are working on the compacted clay liners for the biological waste disposal. So for that particular work, we are using this particular setup, diffusion setup. So here in source reservoir we have a virus sample. And here we are not having any virus sample. This is distilled water. So then we will be having a concentration gradient for the virus across this particular sample. So virus sample will travel through this compacted clay liner, and the affinity of the clay towards the virus particle will make it absorb on the clay surfaces. अध्ययन के आधार पर बायोमेडिकल वेस्ट के प्रबंधन के लिए शोधकर्ताओं द्वारा प्रोटोकॉल भी विकसित किए गए हैं। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न रोगजनक कचरे के निपटान के अलावा इस अध्ययन का उपयोग पोल्ट्री में उत्पन्न न्यूकैसल रोगों जैसी बीमारियों के दौरान कचरा प्रबंधन में किया जा सकता है। इस शोध कार्य को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड सर्व द्वारा सहयोग मिला है। इस अध्ययन को अमेरिकन केमिकल सोसाइटी की पत्रिका लैंगमोर में प्रकाशित किया गया है। अगर घर में पानी खत्म हो जाए तो आप क्या करते हैं? जाहिर है आप कहेंगे मोटर का स्विच ऑन करते हैं और जमीन से पानी को पंप करके निकाल लेते हैं।
लेकिन क्या आपको पता है, रोजाना और लगातार धरती से भूमिगत जल निकालने की यह प्रक्रिया पृथ्वी के संतुलन को बिगाड़ रही है? नहीं? तो चलिए जानते हैं ज्ञान विज्ञान की इस रिपोर्ट में। इक्कीसवीं सदी में हर रोज होने वाला भूजल दोहन सामान्य प्रक्रिया हो गई है, लेकिन पूरी दुनिया में होने वाली ये गतिविधि पृथ्वी के संतुलन को कई प्रकार से बिगाड़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं द्वारा की गई एक खोज में ये सामने आया है कि 2 दशकों से भी कम समय में पृथ्वी 4.36 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की गति से लगभग 80 सेंटीमीटर पूर्व की ओर झुक गई है। ये झुकाव मुख्य रूप से मनुष्य द्वारा भूजल की विशाल मात्रा को अलग अलग जगहों से निकालने के कारण हुआ है। अध्ययन में पाया गया है कि अधिकांश भूजल मुख्य रूप से 2 क्षेत्रों, पश्चिमी उत्तरी अमेरिका और उत्तर पश्चिमी भारत में पंप द्वारा निकालकर और पुनर्वितरित किया गया है। संख्या का पता लगाना मुश्किल है, लेकिन मॉडल अनुमान के मुताबिक 1993 से 2010 के बीच मात्र 17 वर्षों की अवधि में मानव ने 2150 गीगाटन भूजल निकाल लिया है। मॉडल की इन भविष्यवाणियों की पुष्टि करने के लिए वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के पोलर मोशन यानी कि ध्रुवीय गति पर ध्यान देना शुरू किया। वैज्ञानिक काफी समय से पृथ्वी के घूर्णन को प्रभावित करने में पानी की क्षमता के बारे में जानते हैं, लेकिन भूजल की भूमिका पर अभी भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। हालांकि इस ताज़ा अध्ययन ने बर्फ की चादरों, ग्लेशियरों और कई अलग अलग भूजल परिदृश्यों में पानी के बहाव के साथ साथ पोलर ड्रिफ्ट को मॉडल करने का प्रयास किया है। वास्तव में ये आंकड़े देखे गए आंकड़ों से मेल खाते हैं, जब मॉडल ने 2150 गीगाटन भूजल पुनर्वितरण का हिसाब लगाया था। चिंता की बात यह है कि सारा पानी आखिर में महासागरों में जाकर मिल जाता है, और अनुमान बताते हैं कि भूजल पंपिंग ने 1993 से 2010 के बीच पहले ही समुद्र के स्तर को 6 मिलीमीटर तक बढ़ा दिया है। ये घटना भविष्य में जलवायु को कैसे प्रभावित कर सकती है, इसके लिए और अधिक शोध और पुराने पोलर ड्रिफ्ट डेटा को खंगालने की जरूरत है। लेकिन फिलहाल इस अध्ययन ने भूगर्भीय गतिशीलता के साथ साथ जलवायु पैटर्न में भूजल की भूमिका का पता लगाने और समझने की व्यापक संभावना खोली है। इस शोध के निष्कर्षों को जियोफिजिकल रिसर्च लेटर में प्रकाशित किया गया है। और अब नजर डालते हैं विज्ञान जगत की कुछ और ताजा गतिविधियों पर ज्ञान विज्ञान के सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। विश्व भर में 150 से 200 मिलियन मधुमेह से पीड़ित लोगों को रोजाना 2 बार इंसुलिन लेने के लिए इंजेक्शन की आवश्यकता होती है। माइक्रोनिडल पैच सामान्य सिरिंज की तरह गहराई में चुभे बिना त्वचा की सतह के ठीक नीचे इंसुलिन इंजेक्ट करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन माइक्रोनिडल का उत्पादन फोटोलिथोग्राफी जैसी जटिल प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, जिससे इनका व्यापक रूप से उत्पादन नहीं हो पाता। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और इंस्टेम के शोधकर्ताओं ने माइक्रोनिडल उत्पादन की एक अनूठी विधि विकसित की है। ये एक चरण वाली प्रक्रिया है जिसमें पॉलीमर माइक्रोनिडल बैटर को एक सुई के आकार वाले सांचे में डाला जाता है, जिसका आगे का हिस्सा पिरामिड नुमा होता है और इसे किसी भी ऊंचाई पर समायोजित किया जा सकता है। जैसे ही बैटर यानी कि पॉलीमर मिश्रण जमकर ठोस हो जाता है, खोखली माइक्रोनिडल्स की एक पूरी पंक्ति को निकाला जा सकता है और सेटअप तुरंत ही अगले बैच के निडल उत्पादन के लिए तैयार हो जाता है। ये काफी किफायती प्रक्रिया है। शोधकर्ताओं ने इस माइक्रोनिडल का उपयोग प्रयोगशाला में मधुमेह वाले चूहे में किया और पाया कि ये इंसुलिन की आवश्यक मात्रा प्रदान कर सकता है। कपड़ा उद्योग से निकलने वाला अपशिष्ट जल डाई, ठोस, निलंबित पदार्थों और जहरीली धातुओं से भारी मात्रा में दूषित रहता है। पर्यावरण में इसे छोड़े जाने से पहले इसके उचित उपचार के लिए विशेष प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। इसी कड़ी में तेलंगाना के हनुमानकोंडा जिला स्थित एक कपड़ा और परिधान उद्योग काफी कम लागत में उद्योग से निकलने वाले वेस्ट वाटर यानी अपशिष्ट जल का उपचार कर रहा है। इसके लिए NIT वारंगल ने मुख्य कपड़ा उद्योगों, पर्यावरण मंत्रालय और सर्प के सहयोग से बायोसर्फेक्टेंट, कैविटेशन और मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर टेक्सटाइल एफिलेंट ट्रीटमेंट प्लांट विकसित किया है। 200 लीटर प्रतिदिन क्षमता वाला ये प्लांट हानिकारक प्रदूषकों को हटा देता है और उपचारित पानी का उपयोग कृषि और अन्य उपयोगों में किया जा सकता है।
एक ताज़ा अध्ययन में ये सामने आया है कि अंतरिक्ष यात्रा व्हाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रक्त कोशिकाओं में जीन की अभिव्यक्ति को बदल सकती है और प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर सकती है। ये अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकती है। कैनेडियन स्पेस एजेंसी द्वारा फंड किए गए इस शोध में वैज्ञानिकों ने पाया कि जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में पहुंचते हैं तो प्रतिरक्षा कार्यों से संबंधित कई जीन्स की अभिव्यक्ति तेजी से कम हो जाती है। ये शोध अंतरिक्ष में 4 से 6 महीने बिताने वाले अंतरिक्ष यात्रियों पर किया गया है। इतिहास के पन्नों में दर्ज वैज्ञानिक उपलब्धियों को जानने के लिए आइए देखते हैं ज्ञान विज्ञान का स्पेशल सेगमेंट हिस्ट्री ऑफ साइंस। छब्बीस जून 1730 को फ्रांसीसी खगोलशास्त्री चार्ल्स मेसियर का जन्म हुआ था, जो नेबुला यानी कि निहारिकाओं, आकाशगंगाओं और तारा समूहों की एक व्यवस्थित सूची संकलित करने वाले पहले व्यक्ति थे। ये सूची आज भी खगोलविदों का मार्गदर्शन करती है। धूमकेतुओं और निहारिकाओं के अलावा मेसियर ने ग्रहण, सनस्पॉट्स, नए ग्रह यूरेनस और साथ ही बुध और शुक्र ग्रह के पारगमन को भी देखा था। 29 जून 1968 को वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान के रूप में अस्तित्व में आया। शुरुआत में इसका नाम इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी रखा गया था। हिमालय भूविज्ञान पर शोध करने वाले प्रोफेसर D.N. वाडिया की स्मृति में संस्थान का नाम बदल दिया गया। संस्थान हिमालयी भूविज्ञान में उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में विकसित हुआ और इसे बेहतरीन प्रयोगशालाओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की राष्ट्रीय प्रयोगशाला के रूप में मान्यता प्राप्त है। 29 जून 1893 को भारतीय वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद PC महालनोबिस का जन्म हुआ। उन्हें एक सांख्यिकीय माप महालनोबिस दूरी, जो 2 डेटा सेट्स की दूरी बताता है और भारत के पहले योजना आयोग के सदस्यों में से एक होने के लिए याद किया जाता है। उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की और बड़े पैमाने पर सैंपल सर्वे के डिजाइन में योगदान दिया। उनके योगदान के लिए महालनोबिस को भारत में सांख्यिकी का जनक माना जाता है। 30 जून 1934 को भारतीय रसायनज्ञ प्रोफेसर C.N.R. राव का जन्म हुआ। उन्होंने मुख्य रूप से सॉलिड स्टेट और स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री में कार्य किया। उन्हें दुनिया भर के 84 विश्वविद्यालयों से मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त है। उन्होंने लगभग 1774 शोध पत्र प्रकाशित किए हैं और 56 पुस्तकें भी लिखी हैं। प्रोफेसर C.N.R. राव को एक ऐसे वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है जिन्हें नोबेल पुरस्कार को छोड़कर अपने क्षेत्र के सभी संभावित पुरस्कार प्राप्त हैं। 30 जून 1972 को रात के ठीक 11:59 और 7 सेकंड पर पहली बार टाइम कीपर्स ने ऐसा किया जिसके बारे में ज़्यादातर लोग केवल सपने देखते हैं। उन्होंने दिन में और समय को जोड़ दिया। जोड़ा गया समय मात्र 1 सेकंड था। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के घूमने के साथ समय के मिलान के लिए अपनी परमाणु आधारित घड़ियों के समय को समायोजित किया। इसे लीप सेकंड के रूप में जाना जाता है और अब तक 27 लीप सेकंड समय में जोड़े जा चुके हैं। तो आज के अंक में बस इतना ही। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार और आविष्कार की ताज़ा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।